आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है साहित्य का उद्देश्य। यह प्रेमचंद्र के द्वारा रचित है। बच्चों, साहित्य का उद्देश्य प्रेमचंद्र जी के द्वारा दिया गया एक भाषण है जो उन्होंने 1936 में लखनऊ में लेखक संघ के पहले अधिवेशन में दिया था। उनका कहना है कि भाषा के दो रूप हैं, एक बोलचाल का माध्यम होता है और एक होता है लिखित माध्यम। उनका मानना है कि बोलचाल के माध्यम से हम अपने करीबी के लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं। अपने हर्ष शोक के भावों को बोलचाल के माध्यम से ही चित्रण कर सकते हैं। उन्होंने लिखित माध्यम को साहित्य माना है। साहित्यकार यही काम अपनी लेखनी के द्वारा करते हैं। लेकिन लेखक का मानना ये नहीं है कि हर प्रकार की लेखनी साहित्य है। साहित्य वही होता है जिसमें सच्चाई प्रकट की गई हो, अर्थात जिस लेखनी में जीवन की सच्चाई को व्यक्त किया गया हो वही साहित्य है। जिसकी भाषा प्रौढ़ हो, सुंदर हो और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो, उसे साहित्य माना गया है। एक समय वह था जब भूत प्रेत की कथाएं, प्रेम वियोग की कहानियों से हम भले ही प्रभावित हुआ करते थे, पर आज इस प्रकार की कहानियों में हमारी कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई देती, क्योंकि साहित्य काल्पनिक कहानियों से नहीं चलता। साहित्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि जीवन की सच्चाई का वह एक दर्पण हो, अर्थात जिसमें सच्चाई दिखाई देती है वही साहित्य है। अब हम साहित्य की आलोचना के बारे में बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे आलोचक हुए हैं जिन्होंने साहित्य की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन प्रेमचंद जी के अनुसार साहित्य की सबसे अच्छी सर्वोत्तम परिभाषा जो है वो है जीवन की आलोचना। जीवन की आलोचना को उन्होंने सर्वोत्तम परिभाषा के रूप में व्यक्त किया है। चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे वह कहानी के रूप में हो या काव्य के रूप में हो, उसे हमारे जीवन की आलोचना करनी ही चाहिए। प्रेमचंद्र जी अपने पहले युग की काल्पनिक साहित्य को त्यागने की बात कहते हैं, क्योंकि इस साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही था और इस साहित्य का जीवन से कोई भी लेना देना नहीं था। यह केवल काल्पनिक था। यही कारण है कि प्रेमचंद्र जी पहले युग के साहित्य को त्यागने की बात कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि साहित्य में मनोरंजन के अलावा जीवन की सच्चाई का दर्पण भी होना बहुत ही आवश्यक है। लेखक का मानना है कि कहानी और जीवन दोनों परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं, लेकिन कवियों पर भी अभिव्यक्तिवाद का रंग चढ़ा हुआ था। प्रेम का आदर्श केवल वासना को तृप्त करना ही था। इसी श्रृंगार भावना को प्रकट करने में कवि मंडली अपनी प्रतिभा और कल्पना के चमत्कार दिखाया करती थी, अर्थात उन कवियों के मन में केवल श्रृंगार भाव होना ही महत्वपूर्ण था। केवल जो वो वासना को ही तृप्त करती थी उन्हीं पर महत्व अधिक देते थे। ऐसे साहित्य जिनका विषय केवल श्रृंगार मनोभावों और उनसे उत्पन्न होने वाली निराशा तक ही सीमित हो, जिसमें दुनिया की कठिनाइयों से दूर भागना ही जीवन की सार्थकता हो, क्या ऐसे साहित्य को हम पूर्ण साहित्य का दर्जा दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। परंतु अब हमारी साहित्य में रुचि बड़ी ही तेजी से बदल गई है। अब साहित्य केवल मन बहलाने की चीज़ नहीं है। जैसे पहले साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन था, लेकिन अब मनोरंजन के सिवाय उसका और भी बहुत कुछ उद्देश्य है। अब वह केवल नायक नायिका के संयोग वियोग की कहानी नहीं सुनता, किंतु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन्हें हल करने का भी प्रयत्न करता है। अब साहित्य ने यह काम अपने जिम्मे ले लिया है। वह मनुष्य में सौंदर्य प्रेम को जगाने का यत्न करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें सौंदर्य की अनुभूति ना हो, अर्थात कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको सौंदर्य प्रिय ना हो।
एक साहित्यकार में यह वृत्ति जितनी जागृत और सक्रिय होती है, उसकी रचना उतनी ही प्रभावशाली होती है। यानी कि जो साहित्य है, अगर उसमें सौंदर्य का वर्णन अधिक होता है तो वो ज़्यादा अच्छा प्रभावशाली होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर सौंदर्य क्या कोई वस्तु है? साहित्यकार इस प्रश्न को निरर्थक सा मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सौंदर्य वह है जो हमें अपने चारों ओर प्रकृति में दिखाई देता है। हमने सूरज का उगना डूबना तो देखा ही है, उषा और संध्या की लालिमा भी देखी है, सुंदर फल फूल भी देखे हैं, मीठी बोलियां बोलने वाली चिड़ियाएं भी देखी हैं, बहती हुई नदियां झरने भी देखे हैं। यही तो सौंदर्य है, और सौंदर्य वही तो है जो हमारे चारों ओर है। प्रकृति का सौंदर्य तो अद्भुत है। इसका वर्णन अनेक कवियों अपनी कविताओं में करते नहीं थकते हैं। दूसरी ओर लेखक ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि लेखक का कहना है कि एक घटना या स्थिति से सभी मनुष्य समान रूप से प्रभावित कभी भी नहीं होते। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी घटना को लेकर अलग अलग विचार तथा दृष्टिकोण होते हैं, लेकिन किसी भी साहित्यकार का रचना कौशल इसी में है कि लेखक जिस दृष्टिकोण से किसी बात को देखे, पाठक भी उससे सहमत हो जाए, और वही सहमति लेखक की सफलता होती है। लेकिन इसके साथ साथ हम किसी भी साहित्यकार से यह भी आशा करते हैं कि वह अपने विचारों से हमें जागृत करे, अर्थात उसके विचार इतने प्रभावशाली हों कि उसका साहित्य पढ़कर हमारे मन में एक जागृति सी उत्पन्न हो जाए, हमारी दृष्टि तथा मानसिक परिधि को विस्तृत करे। किसी भी साहित्यकार की दृष्टि इतनी सूक्ष्म, इतनी गहरी और इतनी विस्तृत हो कि उसकी रचना से हमें आध्यात्मिक आनंद और बल भी मिले। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।